हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का जो पोर्शन देखेंगे वह है सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। इससे पहले हमने ये देखा कि जो इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आते हैं वो किस किस तरीके के आते हैं। स्पेक्ट्रा देखने के बाद आज उस स्पेक्ट्रा के लिए कौन से सिलेक्शन रूल काम में लिए जाते हैं या कि फिर सिलेक्शन रूल कहते किसे हैं, ये वाला पोर्शन हम देखेंगे। तो सिलेक्शन रूल का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है कि वर्ण नियम के वह हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संचालित किए जाते हैं। मतलब अगर आपने ट्रांजिशन करवाया है, ट्रांजिशन कराने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आपने एनर्जी दी है और इलेक्ट्रॉन वह एनर्जी लेके नीचे वाले ऊर्जा स्तर से अगर ऊपर वाले ऊर्जा स्तर पे जाता है और इसके लिए किसी सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है तो उसे हम सिलेक्शन रूल बोलते हैं। ऊर्जा अवशोषण के कारण किसी अणु या परमाणु की अवस्था में परिवर्तन पर नियंत्रण वर्ण नियमों द्वारा ही परिलक्षित होता है। अर्थात अगर आपने ऊर्जा का अवशोषण करवा दिया और उसकी जो परमाणु की जो या अणु की जो अवस्था होती है वो परिवर्तित हो जाएगी और ये सब होता है सिलेक्शन रूल के कारण। जिन संक्रमणों में अगर आप संक्रमण करा रहे हैं और अगर इन नियमों की अनुपालना हो रही है तो उस कंडीशन में हम उसे अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं। और अगर जो सिलेक्शन रूल हमने निर्धारित कर रखे हैं अगर उनका उल्लंघन हो रहा है करते हुए अगर वो ऊर्जा स्तरों के मध्य में स्थानांतरण कर रहे हैं तो उसे हम वर्जित संक्रमण कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिशंस हैं वो सिलेक्शन रूल के आसपास ही रहते हैं। अगर सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही उन्हें अपने ट्रांजिशन को फॉलो करना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं सिलेक्शन जो ये रूल हैं वो होते कौन से हैं, तो दो तरीके के हैं। पहला तो है स्पिन सिलेक्शन रूल, दूसरा है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। पहला जिसको कि आप नाम से देख पा रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि चक्रण सिलेक्शन रूल, अर्थात वो अपने चक्रण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो चक्रण होता है उसमें केवल वे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होंगे जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर आपको मालूम हो कि जो हम चक्रण की बात करते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के नंबर से ही निकाले जाते हैं। तो अगर आपके ट्रांजिशन कराने से पहले और ट्रांजिशन कराने के बाद दोनों ही स्थिति में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले होते हैं उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाद में रहे तो उस स्थिति में हम उसे अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे 3 कक्षक नीचे होते हैं डी में और 2 कक्षक ऊपर होते हैं और मानो कि नीचे 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब अगर मैं मेरे 1 इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर नीचे से ऊपर लेके जाऊं तो उस स्थिति में भी वहाँ 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 या 4 नहीं होंगे। और जो मेरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अपरिवर्तित है। अर्थात ये हुआ कि किस चक्रण क्वांटम संख्या के मान में स्थानांतरण से पूर्व और पश्चात कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मतलब उस कंडीशन में डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा 0 रहनी चाहिए। वो ट्रांजिशन स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं। किसी परमाणु आयन की जो बहुलकता होती है, मल्टीप्लिसिटी होती है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से निकलती है। उसमें क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या पर निर्भर करती है, अतः केवल उन ऊर्जा अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर विचार किया जाना चाहिए जिनकी मल्टीप्लिसिटी समान होती है। अर्थात हम केवल वही ट्रांजिशन यहाँ दिखा सकते हैं, इस नियम के अनुसार दिखा सकते हैं जहाँ पर कि मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू समान हो। मतलब अगर मेरी कोई ऊर्जा स्तर है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है तो वो उसी ऊर्जा स्तर में जो उच्च ऊर्जा पे पाए जाते हैं में जाएगा जहाँ पर कि पहले से वो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 ही हो। 2, 1 वाले में या 4 वाले में उसका जो ट्रांजिशन होगा वो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन की श्रेणी में आएगा।
अर्थात क्योंकि भिन्न भिन्न, अगर हम ये ट्रांजिशन में विचार किया जाना चाहिए जिनकी मल्टीप्लिसिटी समान होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न बहुलकता वाली ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य वाले जो ट्रांजिशन होते हैं वह पूर्णतः वर्जित होते हैं। मतलब अगर डेल्टा एस इक्वल नॉन इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उसे हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहेंगे। अब इसके बाद ये देखिए, मैंने एक उदाहरण द्वारा आपको समझा रखा है कि जो ट्रांजिशन है इस कंडीशन में मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज़ीरो है और इसे हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अयुग्मित एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मैंने इसे कुछ ऊर्जा दी, इस कंडीशन में इसकी जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो 1 हो गई। इस स्टेट को ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं और यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन है हर हाल में फॉरबिडन की श्रेणी में आएगा। अतः सभी एक, अगर मैं कहूँ एक सिंगलेट से ट्रिपलेट के बीच में, डबलेट से टेट्रेट के बीच में सभी फॉरबिडन होंगे। और जो सिंगलेट से सिंगलेट के, डबलेट से डबलेट के, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट के और टेट्रेट से टेट्रेट के, यही अलाउड ट्रांजिशन भी होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब मैं मल्टीप्लिसिटी की बात कर रही हूँ तो इस कंडीशन में भी वो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सिंगलेट है, दूसरी कंडीशन में जाने पे भी वो सिंगलेट है, दूसरे में यहाँ डबलेट है तो यहाँ पर भी डबलेट है, यहाँ ट्रिपलेट है तो यहाँ पर भी ट्रिपलेट है। तो जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। और जो स्पिन सिलेक्शन रूल है उसमें जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो ज़ीरो आनी चाहिए और इन सारी कंडीशन में वो ज़ीरो है। इसीलिए ये सारे ट्रांजिशन जो होते हैं वो अलाउड हैं, जबकि जो ये ट्रांजिशन हमने किया है ये फॉरबिडन है। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो होते ही नहीं हैं, वो होते हैं, लेकिन वो जो उनकी जो इंटेंसिटी आती है वो बहुत दुर्बल आते हैं, उनकी जो पीक आएगी वो बहुत छोटी आएगी और इंटेंसिटी भी बहुत दुर्बल होती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से समझे, अगर मैं यहाँ पर D2 कॉन्फ़िगरेशन लेती हूँ तो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम सारी एनर्जी टर्म्स को निकालें, ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आएगी कि एनर्जी टर्म्स को हम निकालते कैसे हैं। तो इसकी जो एनर्जी टर्म्स आएंगी वो 3F, 3P, 1G, 1D और 1S आएगी। इस कंडीशन में आप देखिए कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है और इसकी 1 है, लेकिन जो ग्राउंड स्टेट है वो यहाँ पर 3F वाली होती है। अब अगर हमें ट्रांजिशन कराना है तो डेफिनेटली 3S से ही इलेक्ट्रॉन इन चारों बाकी स्टेट में जाएगा। तो अगर मैं 3F से 3P में कराऊंगी तो वो अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगा। उसके अलावा 3F से 1D में, 3F से 1G में, 3F से 1S में, ये सारे ट्रांजिशन जो होंगे वो फॉरबिडन की श्रेणी में आएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस इधर वाली जो स्टेट है, जो लेफ़्ट हैंड साइड है, वहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है वो 1 दी हुई है। तो ये जहाँ पर मल्टीप्लिसिटी चेंज हो गई, मतलब जो डेल एस की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं रह पाएगी। इसलिए ये जो ट्रांजिशंस होते हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं और फॉरबिडन की श्रेणी में आती हैं। अब अगर आप D1 की बात करेंगे तो उसके अंदर आप देखते हैं कि जब हम उसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इन ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये ऑर्बिटल इस तरीके की स्प्लिटिंग को शो करते हैं। इसके अंदर जो 2TG होता है वो लोअर स्टेट में आ जाता है और 2EG जो होता है वो हाई स्टेट में चला जाता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में इनकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में उसके ट्रांजिशन अलाउड है। इसके अलावा अगर मैं D2 की बात करूँ तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। 3F और 3P यहाँ पर 2 लेवल आएंगे, लेकिन जो 3F होता है वो ग्राउंड स्टेट आएगा और वो स्प्लिट होके 3T1 में, 3T2G में, 3A2G में और 3T1G में, इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाते हैं। लेकिन और ये सारी ही तरीके का ट्रांजिशन यहाँ मैंने दिखाया हुआ है कि शो कर रहे हैं। लेकिन जो D1 और D2 विन्यासों के लिए जो चक्रण अनुमत हैं, लेकिन लेपोर्ट फॉरबिडन संक्रमण है। ये यहाँ पर जितने भी हमने दिए हैं वो स्पिन तो अलाउड हैं लेकिन लेपोर्ट फॉरबिडन है। अब आप देखिए, अगर मैं इससे इसमें लेके जाऊँगी तो उस कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन में खाली एक ही ट्रांजिशन शो हो सकता है जो यहाँ से यहाँ पर होगा, क्योंकि लेवल एक ही है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन शो होंगे वो 3 तरीके के ट्रांजिशन शो हो सकते हैं। तो इसका जो एक एग्जांपल है TI का, अगर हम वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स देखें तो इसकी जो TI की स्टेट आएगी 3 आएगी। अगर मैं इसके बाद इसका
कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ तो D1 आएगा। और अगर D1 है तो उस कंडीशन में इसका डायग्राम भी कुछ इसी तरीके का बनेगा। और यहाँ केवल एक ही तरीके का अब्जॉर्प्शन बैंड शो होगा, मतलब जो टीआई का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर जो उसका स्पेक्ट्रा आएगा उसमें केवल एक ही बैंड शो होना चाहिए, और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली। जबकि जो D2 कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे वहाँ पर 2 से 3 तरीके की लाइनें आती, तीन लाइनें आती हैं, जिसकी वजह से इसके जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर मैंने Mn+2 की बात करी तो Mn+2 में क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, और जो इसकी लोअर ग्राउंड स्टेट है वो 6A1G होती है, और जो इसकी दूसरी जितनी भी स्टेट है वो यहाँ मैंने लिखी हुई है 4G 4F 4D 4P 2I 2H 2G 2F 2D 2P 2S। ये सारी की सारी इसकी एक्साइटेड टर्म्स होती हैं जिन्हें कि हम एनर्जी टर्म्स बोलते हैं। अब अगर आप देखें तो इनमें से कोई सी भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसके के अंदर 6 मल्टीप्लिसिटी लगी हुई हो। मतलब इन सारे लेटर्स के ऊपर जो मल्टीप्लिसिटी लगी हुई है वो या तो 4 लगी हुई है या 2 लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके के जो Mn+2 है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चक्रण नहीं हो सकता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल जितने भी ट्रांजिशंस होंगे वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे। इसीलिए ही जो Mn के कॉम्प्लेक्स आते हैं वो डी ट्रांजिशन अगर शो कर रहे हैं तो वो स्पिन सिलेक्शन रूल शो कर रहे हैं तो वो दुर्बल आते हैं, क्योंकि वो हैं ही फॉरबिडन कैटेगरी के। अधिकांश जो संक्रमण धातुओं के संकुलों के जो होते हैं वो दृश्य स्पेक्ट्रमों के चक्रण जो होते हैं वो अनुमत बैंड बहुत चौड़े होते हैं, जिनकी अर्ध चौड़ाई जो होती है 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के करीब करीब होती है। ये जो अर्ध चौड़ा ये जो इनका आ रहे हैं जो ये चक्रण कक्ष यह चक्रण कक्ष युग्मन तथा जॉन टेलर प्रभाव के कारण आता है। मतलब जो इनकी चौड़ाई है लगभग इतनी आई, मतलब जो बैंड होता है वो बैंड बहुत नैरो आना चाहिए अगर वो शार्प इंटेंसिटी का है, या वो बैंड शार्प है, या वो अलाउड है। सभी कंडीशन में उसकी जो उसका स्पेक्ट्रा आएगा वो बहुत क्लीन आएगा। पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू दे दी, इसका मतलब जो वो स्पेक्ट्रा है वो बहुत ब्रॉड है, इसका मतलब वो अच्छा स्पेक्ट्रा नहीं आया है। तो इसका मतलब जो मेरा स्पिन सिलेक्शन रूल है वो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से प्रभावित होता है, और वो प्रभाव है कपलिंग कांस्टेंट और दूसरा जॉन टेलर। जो चक्रण नियमों की जो कड़ाई से अनुपालना होनी चाहिए वैसी बेसिकली नहीं हो पाती है, क्योंकि जो इसकी क्रिया विधि है उसके नियमों में कुछ ढिलाई आ जाती है, और जो चक्रण होता है वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता। और इसी वजह से हम किन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं कि उनका कलर तो इस जो चक्रण क्वांटम संख्या है या इस चक्रण सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर अच्छा कलर देना चाहिए था, पर वो उतना अच्छा कलर ना देके कुछ हल्का कलर देता है। तो जो इस तरह की, या जो हल्का है वो गहरा कलर देता है, तो इस तरह की जो ढिलाई आती है वो आ जाती है इन कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि इनके जो नियम हैं वो कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं। दूसरा जो है हमारा जो सिलेक्शन रूल है वो है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। उसके अंदर हमने देखा था कि डेल एस की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और इस नियम के अनुसार अनुमत संक्रमण केवल वे ही हो सकते हैं जिनमें कि सममिति परिवर्तन हो जाता है। यानी कि आप जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो सममिति होती है, प्रत्येक ऑर्बिटल की एक पर्टिकुलर सममिति होती है, उस सममिति में अगर परिवर्तन हो रहा है, मतलब जहाँ से आप ट्रांजिशन कर रहे हैं और वो जब ऊपर जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में ऊपर से नीचे जाने में उसकी सिमेट्री बदल जानी चाहिए, तब तो वो अलाउड है। और अगर सिमेट्री नहीं बदल रही है तो वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा। देखिए हमने किस तरीके से लिखा, जिसमें सममिति जो परिवर्तन हो जाता है, यानी कि सम से विषम सममिति में तथा विषम से सम सममिति में संक्रमण जो होते हैं वो अनुमत होते हैं, जबकि सम से सम में और विषम से विषम में जो संक्रमण होते हैं वो वर्जित श्रेणी में आते हैं। अब सममिति होती क्या है एक्चुअली, कक्षकों की जो सम से सम सममिति का निर्धारण प्रतिलोमन बिंदु द्वारा, जिसे कि हम इन्वर्जन पॉइंट बोलते हैं, उसके द्वारा हम करते हैं।
इसमें क्या होता है, सभी कक्षकों का प्रतिलोभन जो बिंदु होता है वो बेसिकली हम नाभिक से ही निकाला जाता है। कक्षकों की पालियों को पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। अगर आपको मालूम हो कि इस तरीके से हम 11th-12th में किसी कक्षों को बनाते थे तो हम ऐसे बनाते थे, तो एक जो लोब होता है उसको हम एक पाली बोलते हैं। अगर आप देख रहे हो तो एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव लगाते थे। यहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ जो एस होता है उसमें इस तरह के कोई लोब नहीं होते, तो इसके पूरे गोले को जो हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो ये जो चिन्ह होते हैं वो किसी पाली में प्रत्येक बिंदु या तरंग फलन को बतलाते हैं। जो चिन्ह होते हैं वो तरंग फलन को बतलाते हैं। किसी बिंदु या नाभिक होते हुए विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी चलकर प्राप्त बिंदु के तरंग फलनों का चिन्ह समान है तो कक्षक सममित कहलाता है और उसे हम जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत यदि दोनों बिंदुओं के तरंग फलनों का चिन्ह असमान है तो तरंग फलन असममित कहलाता है, जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब वो सममित है तो जी या जिरेड बोलेंगे, और अगर वो सममित नहीं है तो हम उसे यू या अनजिरेड बोलेंगे। अब सममिति क्या है? अगर मैं मानूं कि इसका जो नाभिक है वो बीच में है और मैं अगर इतना ही इधर गई और इतना ही इधर गई, दोनों ही कंडीशन में मुझे प्लस ही मिलेगा, तो इस कंडीशन में वो सममित कहलाएगा। जबकि अगर इसका नाभिक यहाँ है और अगर मैंने इधर गई तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, उधर जाने पर भी मुझे नेगेटिव मिलेगा, तो ये भी सममित है। अगर मैं इसके नाभिक के बीच में मानूं और इधर जाने पर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है और इधर जाने पर मुझे नेगेटिव मिल रहा है, तो ये सममित नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एस है वो सममित है, डी है वो सममित है, जबकि जो पी है वो अनजिरेड या उसे यू या असममित हम बोलेंगे। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हम 2Tg की बात करें और उसको हम Eg में लेके जाएं, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाएगा, क्योंकि जी से जी में ही जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से पुनर्वितरण हो गया। मतलब जो जी कक्षक की, भले ही आपने इसके ऑर्बिटल को हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, पर स्प्लिट होने के बाद भी जो सिमेट्री एक डी ऑर्बिटल की होती है वही पांचों की रहती है। यानी कि जो अगर एक असममित है तो बाकी सब भी असममित या सममित ही कहलाएंगे। वो उनकी इन समिति होती है वो बदलती नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैंने 2Tg से Eg में लेके जाऊंगी तो उसे हम फॉरबिडन ट्रांजिशन ही बोलेंगे। तो ये कक्षक जी जो होते हैं सममित प्रकार के होते हैं। निम्नतर जो डी कक्षक से उच्चतर डी कक्षक में जाएंगे तो हम उसे जीरेड टू जीरेड बोलेंगे, और ये लेपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर फॉरबिडन है, क्योंकि उस कंडीशन में सममिति में अगर परिवर्तन होता है वही ट्रांजिशन लेपोर्ट अलाउड होते हैं। जिनमें सममिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा वो लेपोर्ट फॉरबिडन होते हैं। ये जो संक्रमण है तरंग फलनों के कक्षीय गुणों के कारण वर्जित होते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि कक्षीय गुणों के कारण है, अतः लेपोर्ट फॉरबिडन संक्रमणों को कक्षीय वर्जित संक्रमण भी कहते हैं। आप एक कक्षक से दूसरे कक्षक में लेके जा रहे हैं और वो बिल्कुल सेम तरीके के कक्षक हैं, तो वो लेपोर्ट के लिए फॉरबिडन है। इसीलिए हम इन्हें कक्षीय वर्जित संक्रमण भी कहते हैं। अब अगर आप एस से डी में करवा रहे हैं जी, तो भी वो जी से जी में करवा रहे हैं, पी से पी में करवा रहे हैं तो आप अनजिरेड से अनजिरेड में करवा रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में ये फॉरबिडन है। क्योंकि आप देखिए कि दोनों ही कंडीशन में जो सममिति है वो नहीं बदली है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने एस से डी में, एस से पी में, पी से पी में, डी से पी में, पी से डी में और पी से एस में, इस कंडीशन में करवाया तो हम इन्हें अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सममिति जो है वो बदल जाएगी। क्योंकि अगर मैंने एस की जो सममिति है उसको जेरेड माना है तो डी में एस की जो सममिति है उसे अनजेरेड माना है, तो जो डी की सममिति है वो जीरेड है और सममिति का जो है वो परिवर्तन हो गया है। तो ये जो ट्रांजिशंस आते हैं ये अलाउड कंडीशन में आते हैं, जबकि जो ये ट्रांजिशंस हैं वो सब के सब फॉरबिडन कैटेगरी में आते हैं।
इसका हम एक एग्जांपल देखें, जैसे कि अगर KMnO4 का एग्जांपल देखें, अगर मैं इस ट्रांजिशन मेटल का जो कलर है उसको देखूं तो जो दूसरे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हल्के आते हैं, जबकि इसका जो कलर होता है वो थोड़ा गहरा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर मैंने MnO2 माइनस MnO4 माइनस का अगर मैं मेटल निकालूं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूं तो +7 आएगी। उसके बाद अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करूं तो वो D0 आएगा। तो इसका मतलब D से D जो है वो फॉरबिडन हो गया, और अगर वो D से D में फॉरबिडन है तो वो डेफिनेटली लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन शो कर रहा है। जबकि जो बाकी संक्रमण जो होते हैं वो D से D में शो करते हैं, और D से D जो होता है वो लेपोर्ट के कंपैरिजन में हल्का होता है, इसलिए वो तो हल्के आते हैं, और ये लेपोर्ट अलाउड होता है इसलिए ये थोड़ा गहरा आता है। लेपोर्ट जो सिलेक्शन रूल है वो एक्चुअली कंपन की अनुपस्थिति पर आधारित है, जबकि वास्तव में लिगेंड में कंपन पाया ही जाता है। जैसे कि स्पिन सिलेक्शन रूल में थोड़ी ढिलाई आ जाती है, वैसे ही इसमें भी थोड़ी ढिलाई आ जाती है। लेपोर्ट ने जो अपना नियम दिया है वो उसने कहा है कि उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है। हर एक मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता ही होता है। इसकी वजह से लेपोर्ट भी उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाता है, और उस नियम में भी ढिलाई आ जाती है। जैसे कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो इसमें सममिति है, क्योंकि इधर से इधर जाने पे भी एक लिगेंड है, इधर से इधर जाने पे भी एक लिगेंड है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आएंगे ये थोड़े स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के आएंगे इनके बैंड। जबकि अगर आप टेट्राहेड्रल के देखेंगे तो आप देखिए कि इसमें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। और ये कॉम्प्लेक्स अगर सिमेट्रिकल नहीं होते हैं तो इनके जो स्पेक्ट्रा आते हैं वो थोड़े दुर्बल आते हैं। तो अगर इनके ढिलाई के हम कारण देखें तो वो क्या कारण होते हैं? पहला कारण तो यही होता है कि हमने ये मान रखा है कि जो संकुल है वो अपने केंद्र के प्रति पूर्णतः सममित होता है, जबकि ऐसा ना होकर वो हल्का सा असममित हो जाता है, क्योंकि वो वैसा अपनी शेप को नहीं रख पाता, उसमें विकृति आ ही जाती है। और दूसरा, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरीके के वाइब्रेशंस उपस्थित नहीं है, जबकि हर एक कॉम्प्लेक्स में कुछ ना कुछ तरीके के असममित वाइब्रेशंस होते हैं, जिनकी वजह से इस सिलेक्शन रूल में भी थोड़ी ढिलाई आ जाती है। लेकिन जो स्पिन सिलेक्शन रूल है उसके कंपैरिजन में जो चक्रण जो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल है उसका जो ट्रांजिशन आता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी का आता है, और जो सबसे हायर स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस आते हैं या इंटेंसिटी आती है जिनकी, वो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की वजह से आती है, और उसी की वजह से हम कलर को डिसाइड करते हैं।